नमस्ते दोस्तों। checkthemyststories.wordpress.com की नेक्स्ट स्टोरीज जो पार्ट 1 रिश्तों की मिठास में डाल चुकी हूँ, उस पे अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम सब क्या देखे थे? संजना और प्रेरणा की बातें सुने थे। प्रेरणा संजना को गुमसुम देखती है, जाती है उसके घर, उसकी कहानी सुनने की कोशिश करती है। वो क्यों केवल एक सीमित एरिया में सेंटर्ड हो गई है, ये जानने की उत्सुकता उसके में बहुत होती है। तो इस पे एक्चुअली मैं वीडियो बना चुकी थी। मेरा जो अकाउंट खुला है उसमें दिक्कतें हैं। आप लोग को मैं कल ही बताई कि ये एक नया स्टार्टअप है मेरा, और अनलिमिटेड कभी न ख़त्म होने वाला स्टार्टअप है। आप सब जानते हैं कि राइटिंग जो है हमारी कहानियों का, वो एक अच्छा स्रोत है। यदि आप अच्छा कहानी लिख सकते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनते हैं, लेकिन ये तभी है जब साइबर क्राइम ना हो, ईमानदारी से सभी काम करें। सबसे पहले तो मोरालिटी है, क्योंकि देखिए बिजनेस लॉस बहुत होता है अगर साइबर क्राइम है तो। मोरालिटी जिसके पास नहीं है, नॉर्मली साइबर क्राइम वही करेंगे। तो आजकल सोसाइटी में मोरालिटी का बहुत मतलब घाटा हो गया है, और इसके चलते देखिए इस स्टार्टअप का क्या होता है। तो अभी तक मैं कहानियाँ लिखती थी, बीएससी में लिखी, अपने दोस्त के साथ गई। एक राय नहीं, उस समय सिंह थी। उस समय मैं अग्रसेन में पढ़ती थी, तो कई पब्लिश कराने कविता, उस समय कविता कहानियाँ मैं बहुत लिखी थी। अरे इतना मोटा मोटा कॉपी आती थी, रफ। वही वाराणसी के बुल्ला नाला से लेती थी। ठाकुर प्रसाद का एक आता था, नाम प्रचार नहीं कर रहा है, वो दुकान ऐसे आजकल हर दुकानदार अपना नाम लिख लिख के चलते हैं। तो इतनी मोटी मोटी किताबें मैं कविता और कहानियों से भर देती थी, इतना मैं ज़्यादा लिखती थी। उस समय बहुत ज़्यादा लिखने का शौक़ था, पीएससी था, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ा साइकोलॉजी में, बायोटेक वगैरह में, थोड़ा स्टेम सेल्स वगैरह में, नहीं तो बहुत ज़्यादा उस समय मेरा क्रेज़ नहीं था उस टाइम। बस क्योंकि हमें इंटर बाद डॉक्टर बनना था और हमारे मार्क्स अच्छे थे नहीं, तो बीएससी किसी तरह कर रहे थे। उसी में 40 फील्ड धीरे धीरे करके 40 फील्ड में स्किल्ड भी हो रहे थे। वो तो मेरा नर्सरी क्या हाई स्कूल के पहले सीनियर सेकेंडरी से ही शुरू हो चुका था। तो उस समय भी मैं बहुत चीज़ों में एडमिशन ली। तो उस समय हम फाड़ दिए, जब डिसअपॉइंट हो गए कि हमें लगा कि पब्लिश नहीं होगा मेरा, या फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, स्टोरी बेवजह लिखते हैं, और हमें लिखने का बहुत शौक़ था। तो फिर उसके बाद मैं 2013 में एक बार फिर जब खाली हुई एलएलएम करके, तो लिखना शुरू की। तो 2013 में लिखी। हस्बैंड की से मतलब मेरी शादी होने वाली थी, उसके पहले मैं 2-3 कॉपियाँ लिख चुकी थी। क्योंकि एक तो उसके पहले लिख रही थी, फिर गांव गई, उसके बाद गांव से आई काली माँ का दर्शन करके। उसके बाद मैं जब यहाँ पे जब मेरा शगुन उठ गया, तो बीच में भी लिखी। तो लेकिन वो सब मायके में छूट गया, फिर गायब भी हो गया। उसके बाद मैं 2014 में कविताएं लिखी और कहानियाँ लिखी। अब जब हम लिखते हैं तो मूड पे होता है, एक दिन में 10-12 ऐसे भी लिख जाते हैं। कविताएं भी अगर लिखना हो तो नॉन स्टॉप लिख जाते हैं। तो एक दिन में हम 20 भी लिख सकते हैं। ऐसा करके ही हम मान लीजिए 2 महीने में हम 2 या 3 महीने में मैं 100 से ऊपर कविता वगैरह भी लिख चुकी थी। वो सब भी गायब हो गया। तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए। फिर आए यहाँ पे, तो हस्बैंड बोले मैं स्टोरी लिखूं, तो फिर लिखी। तो वो पेपर में पब्लिश कराया। तब हमें एक बेस मिला, हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम स्टोरीज़ लिखना शुरू किए। अब स्टोरीज़ तब से लिखे, उस समय जो लिखे थे उसकी भी एक कॉपी खो गई है। और उसके बाद एक प्रेस है दक्षिण भारत का, उससे कांटेक्ट हुआ निकालने का, लेकिन उसके पहले हमें फार्मा वगैरह 2015 में अब रजिस्टर्ड करा लेना था। तो मैं पैसा रखी थी, तो 10,000 चोरी हो गया।
तो छोड़िए, ऐसे ऐसे करके मेरा स्टोरीज, लेकिन हस्बैंड वर्डप्रेस खोल दिए तो वर्डप्रेस पे मैं लिखने लगी। धीरे धीरे लिखी, बीच में प्रॉब्लम्स आई, केस भी मुझे लड़ना था, उसकी भी तैयारियां करनी थी, केस लॉस थे, डायरीज बहुत थी, वो भी मेरी स्टोरीज ही थी। एक तरह से डिटेक्शन टाइप की डिटेक्टिव स्टोरीज थी, उसमें भी बहुत सारी गायब हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी है। तो वर्डप्रेस पे जो अबाउट 300 है, 300 क्लब में जा, अब जल्द ही जाएंगे, तो वो अब इसका आप सबके पास स्टार्टअप के रूप में दे रहे हैं, वो पब्लिश हो जाएगा तो देखते हैं। इसके अलावा मूवीज़ जितनी बनी हैं उस पे जब मैं आपका सस्पेंस आइडेंटिफिकेशन खोलूँगी विथ एविडेंस, तब आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। 2000 वो होंगी, हमें लगता है 2000 होंगी, 1000 के लगभग तो मैं इस तरह देखी हूँ, 2000 होंगी, 2000 से ज़्यादा ना हो, अब पता नहीं, देखते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि संजना से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा बताती है कि सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी इतनी वर्स है, इसी चीज़ों का रिसर्च करके कल मैं पूरा इस स्टोरी को डाल दी थी, लेकिन स्टोरी पब्लिश ही नहीं हुई, मेरा अकाउंट काम ही नहीं कर रहा था। तब हस्बैंड के अकाउंट में रात को मैं अपना मोबाइल नंबर डाली, तब वो रजिस्टर्ड हुआ, वेरीफाइड हुआ। मेरे इन दोनों में सिम कार्ड भी नहीं ले रहा था, नंबर भी नहीं ले रहा था, जबकि दो हस्बैंड सारे डिवाइस चोरी के बाद लाए थे। अजीब अजीब। तो आजकल के केस मैटर्स जो मैं स्टडी कर रही हूँ उसके लिंक्स मिल जाएं तो देखिए। अब देखिए, एक टी शर्ट है, मतलब हस्बैंड मंगाया टी शर्ट, तो उसे मैं पहनी, हमें बोले कि तुम पहनना, हम बोले कि आपके नाप का है, लगता है कि एकदम चीनी के बोरा में को किसी गन्ने के उससे लटका दिया गया हो आप इतने, तो हम फिर भी पहन लिए और एक यूं ही पोस्ट कर दिए डाल के। उसको एडवोकेट जगदम्बा पे, देविका 999 वाला है जो मैटर, उस पे डाले हैं। उस ड्रेस को हस्बैंड पहने हुए हैं। तो अब क्या है कि उसको हम पोस्ट किए यूं ही चेक करने के लिए। अब उसके बाद उस ड्रेस के सेम ड्रेस सब क्या करते होंगे, एडिट करके पोस्ट करते होंगे। आमिर खान जी फेसबुक पे पहने हुए मिले, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। दूसरे तीसरे दिन हम अमेजन के मालिक की डाइवोर्सी वाइफ, सॉरी, हाँ तो आगे चलते हैं। डाइवोर्सी वाइफ थी, वो पहनी हुई थी, और टॉपिक क्या दिए थे सब कि मुकेश अंबानी जी से रेदर देन रिच, डाइवोर्स के मैटर से वो हो गई हैं सेम टी शर्ट पहन के। हम बोले कि यदि इसको हम स्टोरी में डालें तो क्या डालेंगे, अभी तो कुछ लिंक मिला नहीं, लेकिन था तो डिटेक्शन मैटर ही, डिटेक्टिव मटेरियल ही, तो इसको भी देखा जाएगा जब देखना होगा, क्योंकि काउंट ऑफ 17-14 पे अपना केस डाल के आए थे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, मात्र उन घटनाओं से आपको 4 से 5 हज़ार स्टोरीज मिल जाएंगी, और उनको हम आप लोग को जरूर देंगे। तो टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। तो फिर क्या है कि उसमें क्या होता है, सोसाइटी के बारे में बताती है। सोसाइटी के मैटर्स मैंने स्टडी की, बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन। जिन लड़कियों की शादी टूट जाती है, या फिर जिन लड़कियों के वजह से शादी के पहले, मेरे यहाँ एक फ्रेंड सर्किल में एक लड़की मेरी ही पहचान के लोगों के शादी तय हुई थी। शादी में लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी बैड अनुभव हमें हुआ था ऐसे मैटर्स से। तो क्या हुआ,
अब वो बताती है कि रवि नाम के लड़का जो इंजीनियर था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया, ससुराल वाले उसका क्रियाक्रम कर दिए, इसको घर से निकाल दिए। उसके बाद सोसाइटी उसको मनहूस का टैग लगा दी। सोसाइटी अब मनहूस का टैग लगा दी तो उसको सेंटर्ड होने की क्या जरूरत थी। 99% सोसाइटी रॉन्ग हो सकती है ना, लेकिन 1% तो सही हो सकते हैं। आपको जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन वो उसमें एक ऐसा डर आ गया कि वो घर से निकले तो ये सोचे कि कहीं लोग बाइकआउट करने लगते थे उसको देख के कि मनहूस जा रही है, कहीं हम उसका चेहरा देख लेंगे तो हमारा आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा। तो ये सब बातें सुनी प्रेरणा, काफ़ी उसको बुरा लगा। तो वही बोली कि आप मनहूस नहीं, वो सोसाइटी मनहूस है जो ऐसी उसकी सोच है। आपको ऐसे सेंटर्ड नहीं रहना चाहिए। आप उनके लिए ना जीवन बिताइए ना जो आपको मनहूस समझते हैं। आपको उनसे ज़रूरत क्या है? आप उनसे मत बात करिए, आप उनके तरफ देखिए भी मत, उनको बाइकआउट कर दीजिए, लेकिन आप उनके लिए टाइम दीजिए जो आपके लिए हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है। आप उनका क्यों सोचती हैं? आप उनको बिल्कुल बाइकआउट करिए, पूरे लाइफ टाइम बाइकआउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को सेंटर्ड करना कहाँ की समझदारी है। तो उस मनहूसियत के चक्कर में पड़ी हुई लड़की को वो उबारने के लिए प्रेरणा एक बहुत बड़ा आधार बनती है, और जो एक अधेड़ा अवस्था में आने के बाद उस लड़की को एक नज़रिया मिलता है जीवन जीने का, और इससे उसके अंदर फिर से रिश्तों को लेके, चाहे वो दोस्ती हो या किसी भी रूप में, एक अलग अनुभूति होती है। ज्वाइंट फैमिली और एकल फैमिली मायने नहीं रखती, मायने सोच इंसानियत रखती है। ज्वाइंट फैमिली भी बैड होती है, एकल फैमिली भी बैड होती है। यदि बैड है तो, बुरा है तो, बुरी सोच है तो, और अच्छी है तो आप यदि बुरे हैं तो भी वो आपको अच्छा बना लेगी। इंसान यदि अच्छा है तो उसके साथ बुरे से बुरा व्यक्ति सही हो जाता है। ऐसा हम खुद देखे हैं, ऐसा हम खुद किए हैं। लेकिन जो बिल्कुल हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, हमारे लॉ में सीआरपीसी में एक हैबिचुअल क्रिमिनल का डेफिनेशन दिया गया है। वो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, वो कभी नहीं सुधरते हैं, उनका हैबिट ही होता है क्राइम करना, इसलिए वो उनके में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को केयर करके आप करेंगी क्या? आप उनका ध्यान ही क्यों देती हैं? बात तो ये है ना। तो आप मत दीजिए ध्यान उनका। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे फादर को, मैं इकलौती लड़की थे, मेरा पृष्ठभूमि, मेरे फादर गांव से बिलोंग करते थे, मेहनत मशक्कत करके इंस्पेक्टर तक पहुंच गए थे पुलिस में, और सभी गांव में किसान थे। एक बड़े बाबूजी पुलिस विभाग में थे, लेकिन किसी तरह दीवान तक पहुंच पाए थे। वो लोग बिना पढ़ाए लिखाए अपनी लड़कियों की जल्दी जल्दी शादी कर दिए। अब क्या थे? हम थे। इतना प्रेशर, सभी खाते पीते हैं, खेत बाड़ी है मतलब खाते पीते हैं, नौकरी है तो प्लस तनख्वाह भी आ ही रहा है तो खाते पीते तो हैं ही, हर चीज़ अच्छी है। लड़की की शादी भी कर दिए, भाग्य से लड़कियों को अच्छा घर भी मिल जाता है, उनका भी घर बार ये सब लोग गांव में देखते हैं, खेती बाड़ी है या नहीं, सब कुछ है। तो नॉर्मली खाना खेत का तो आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर की नौकरी मिल गई तो उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है ऐसे घरों में। तो अब क्या था कि मैं पढ़ रही थी, बीएससी इंटर पास करते ही मेरे फादर पे प्रेशर, मेरे फादर बीएससी से मेरे लड़का देखना शुरू कर दिए थे। डॉक्टर, फिर इंजीनियर, टीचर, कोई फील्ड नहीं बचा। और होता क्या था, सबको एक चरपहिया चाहिए, ऊपर से 10 लाख कैश चाहिए, ऊपर से इकलौती लड़की है और भी बहुत कुछ चाहिए। 4 भाई हैं, मैं 4 कहाँ भाई हैं भाई, मेरे तो 7 भाई हैं, 3 मेरे चाचा के जो गांव में रहते हैं और एक बहन छोटी।
उस चाचा की लड़की, हम सब संयुक्त रहे। हम लोग तो कभी एक ये भी नहीं जाने कि हम लोग अलग थे। अब इतना मतलब मैं सोचती थी कि सोसाइटी की मेंटेलिटी क्या है कि एक लड़के को पैदा कर दिया तो वो एक इन्वेस्टमेंट इन सन समझ लिया। इतना खर्चा करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, उसका इंटरेस्ट सहित जब इसकी शादी करेंगे तो हम निकालेंगे। अब ये देखकर, हाँ, अब चूंकि हम शुरू से थोड़े क्रांतिकारी टाइप की सोच के, थोड़ा है मेरा इस टाइप का, तो अब ये देखे तो अब तो हम अपने फादर के सामने कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मन में मन करता था कि हम करें क्या। मेरी शादी तय हुई, कई बार लोग, एक बार तो लोग कहती है लड़की के चेहरे पे चमक ही नहीं है। हम बोले ले इतना बेसन और हल्दी लगाते हैं, मेरे चेहरे पे चमक ही नहीं है। तो कहे कोई बात नहीं, क्योंकि उनको दहेज उतना नहीं मिला था। हम भी अपना चेहरा देखे कई बार, फिर कहे ठीक है मेरा भी टाइम आएगा। मेरी शादी तय हुई, अच्छे खासे लड़के से तय हुई, लेकिन तब तक क्या हुआ, मेरे कमर में दिक्कत आ गई। अब हम उस लड़के की शादी तोड़ना नहीं चाहते थे, एकदम ऑनेस्टली बता रहे हैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी तो हम शादी तोड़ दिए, क्योंकि हमें नहीं लगा कि उससे शादी करनी चाहिए। अब देखिए, अब शादी मैं तोड़ दी तो कितनी शादियां उसके लड़के मेरे तोड़ने के पहले बारात लेके लौट जाते होंगे। आप लोगों के पास होगा इसका रिकॉर्ड, नहीं होगा तो हम निकलवा देंगे। अब मैं शादी तोड़ दी, गांव वाले, उनकी बिरादरी, अरे उनका तो नाक ही कट गया, सूट पर नखा उस समय वही दिखने लगे। मतलब लक्ष्मण जी उन्हीं की नाक काट दिए थे। अब तो बदले की भावना आ गई थी। हम भी कहे बदला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस दिक्कत थी बाबूजी से अपने, उनको हार्ट के पेशेंट थे। हमें लग रहा था कि हमें क्या गलती कर दी है, कहीं उनको कुछ अटैक ना आ जाए। हमें अपना डिसीज़न लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि वो हार्ट के पेशेंट हैं। लेकिन अब हो तो गया तो हो गया। अब लेडीज़े हैं, उनको टाइम मिल गया बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ की। हम LLB चुपचाप किए, काफ़ी सुने बाबूजी से, LLM चुपचाप किए, बहुत सुने। अब फिर हम अपना उसमें काम करते रहे। अब फिर मेरी बाबूजी जब शादी किए, ये लंबी कहानी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब